सिचुएशन चेंज तो करने की ज़रूरत है। मैं आपको, अगर आप लोग बुरा ना माने तो कुछ बात कह दूं। हाँ, देखिए, ये जो फरीद भाई भी कह रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं, वो जो आप बाउंड्रीज की और उसकी सब बातें कर रहे हैं, मसला ये सब ये चाह रहे हैं, आप सब ये चाह रहे हैं माशरा कि हम एक टेढ़ी इमारत बनाएं जो ऊपर जाके सीधी हो जाए। हमारी बुनियादें ही गलत है। आप अभी सास हैं या बहू हैं, ये बताइए। पहले ये बताइए। सास हैं तो बता दूं मैं। देखिए, एक आपने घोड़ा जानती हैं, घोड़ा, और एक गधे को भी जानती हैं। अगर इन दोनों का मिलाप हो तो क्या बनता है? खच्चर। आज बड़े सगीर का मुसलमान जो है ना, उसकी मिसाल खच्चर की है। उसी बात को मैं बताऊं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना इस्लामिक सिस्टम है, ना वेस्टर्न सिस्टम है, ना गधों का है, ना घोड़ों का है, ये यहाँ का है। और यही बुनियाद है। इसी वजह से हमें सुनना पड़ता है, शौरों को सुनना पड़ता है, हम अपने माँ बाप का घर छोड़ के आए। अरे सिस्टम सही करो। कभी भी नहीं बोल सकती कि तुम क्या छोड़ के आई हो। मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ एक नए घर पे। हम दोनों ने मिलके एक नया घर बनाया है, दोनों ने मिलके बनाया। कोई है ही नहीं, किसी पे एहसान ही नहीं है। तुमने अपनी जरूरत के लिए शादी करी, मैंने अपनी जरूरत के लिए शादी करी। एहसान किस बात का? बच्चे बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं ये अपनी अम्मी की बड़ी सुविधा है। भाई उधर तुम लोग दोनों मियाँ बीवी हो। वो कहते हैं ये अपनी अम्मी को हर बात बताती, कहती है तुम भी तो बताते हो। अब उसकी अम्मी उधर है, उनकी वो लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ। अब हम इतनी दूर बैठे हैं। देखिए, आप शादी मैटर शुरू ना करवाएं। वो वर्कशॉप अलग थी। तो मैं बता चुका हूँ कि भाई, अगर बीवी को ये पता चल जाए कि जो मेरा शौहर आन के मुझ पे एतराज़ कर रहा है, ये मेरी सास ने बताया, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलती इस बात को। तो ये मर्दों का काम है कि हवा भी न लगने दे कि इस अम्मा ने क्या कहा है। लेकिन हवा क्या मतलब है? यहाँ तो इतने घर में ऐसे बाहर बोल रही थी, वो कहती मैंने खुद सुना है अपने कानों से। तो सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। मैंने भी अभी यहाँ के, मैं तो हर दफ़ा जो भी शेख होता है मैं उनसे पूछता ज़रूर हूँ, मुझे एक हदीस ला के दिखाएं जिसमें सास बहू की कोई केस आया हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक हदीस कोई अगर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात, मेरी बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ अभी तक एक हदीस नहीं मिली। क्या वहाँ की सासें बहुत अच्छी थी या बहुएं बहुत अच्छी थी? ना, कोई अच्छा नहीं था वाली बात नहीं है। सब अच्छे थे और कोई अच्छा भी नहीं था। इस तरह था क्योंकि मियाँ बीवी के झगड़ों का केस आए, सास का मुकाम बड़ा है, शौहर का मुकाम बड़ा है, तो उनके झगड़े होते थे नहीं होते थे? और 10 झगड़ों के आए केस नहीं आए, सास बहू का क्यों नहीं आया? वहाँ सिस्टम ही नहीं है। और आज भी अरब में, आज भी घर पहले अलग करते हैं, शादी बाद में करते हैं। तो हमने खुद ही फसाद का रास्ता अगर खोला है तो फिर उसके लिए तो फिर आपको एक और चीज़ चाहिए दोनों को। जब तक ये नहीं होगा, फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के, कुछ फ़ायदे हैं, शराब के फ़ायदे हैं, कुछ ये नहीं है। अल्लाह ताला ही कुरान में कहते हैं कि शराब में फ़ायदा भी है, जुए में फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, जो फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के और जो नुकसान है, कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा, मैं अब बोलता नहीं हूँ जॉइंट फैमिली के ख़िलाफ़, सीधी सी बात ये, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपनी मौत आप मर रही हैं तो उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन समझ जाएं जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। मैंने अपनी बीवी को कहा था कि अपने लिए बहू मत लेके आना, अपने बेटे के लिए बीवी लेके आना। और मैंने जो है पहले दिन से जो है किचन और रास्ता अलग किया हुआ है। एक और रास्ता साथ में अंदर खुलता है, वो उनकी मर्जी है, वो बाहर वाला रास्ता इस्तेमाल ही नहीं करते, अंदर से ही जाते हैं। उसको भी कभी कभी मेरी बीवी को फिर एतराज़ होता है ना कि बहू चली गई, पता ही नहीं चला कब गई कब आ गई। ये एतराज़ अगर वो पिछली गली में घर होता, ये एतराज़ कर सकती थी?
2 घर छोड़ के होता एतराज हो सकता था? नहीं हो सकता था। सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। मेरी बेटियां आएंगी तो मेरी बहुओं को चाहिए कि वो उनकी खातिर करें, उनको टाइम दें। ये एक कॉमन जो है ना, कॉमन एक रिक्वायरमेंट है। तो भाई अगर दूसरी गली में दूसरे मोहल्ले में घर हो, ये रिक्वायरमेंट होती? फिर अगर साथ हैं कुछ फायदे उठाने तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको क्या चीज़ बड़ा करना पड़ेगा? सासों को भी और बहुओं को भी अपना ज़रफ़, जो प्याला होता है ना ज़र्फ़ का, उसमें ज़रूरत है। ये चीज़ें जब 2 बर्तन करीब होते हैं तो टकराएंगे और आवाज़ें होंगी। मियाँ बीवी में कोई झगड़ा ना हो तो चेक करो कोई मसला है। मतलब नाराज़गी, झगड़े से मुराद ये नहीं है जो हमारे यहाँ वो एकदम तेरम ताज़ी और चिकन भार होती। क्यों? इसकी क्या दलील है? सबसे बेस्ट हस्बैंड कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी भी कभी कभी उम्मतुल मोमिनीन से जो है ना पूरा दिन नाराज रहते थे। ईला का तो आपने सुना है, 1 महीने का। वो किसी और टॉपिक था ना, डिमांड थी ना किसी चीज़ की। ये जो भी आपने कहा ना, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लामिक में, और मेरा इसमें एक सवाल जो है वो ज़हन में आ रहा है कि जब हर बच्चा शादी करके अपना अलग से सेटल हो रहा है तो जो पेरेंट्स हैं उनकी टेक केयर किसने करनी है? अगर एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, चारों शादी करके अलग हो गए, अब वो मियां बीवी अलग रह रहे हैं, उनका ख्याल किसने रखना है? उनकी घर किसने चलाना है? उनका सबसे पहले तो जो ख्याल है ना उसकी लिस्ट बना ले कि ख्याल क्या क्या रखना है। बूढ़े हो चुके हैं और तो उनका उठना बैठना चलना फिरना, तो वो पहली बात ये उसूल क्या है कि कौन करेगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो वो है मर्द पे जिम्मेदारी, ठीक है, उस बेटे पे जिम्मेदारी। अब मैं कुछ ऐसी बातें कर दूंगा जो हमें हजम नहीं होती हैं, क्योंकि हमने जो हमेशा सुनते चले आए, मैं खुद सुनता चला आया हूँ, तो मुझे भी हजम नहीं होती पहली दफ़ा में सुनने के बाद। लेकिन वो जो चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। लेकिन कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर बताना पड़ता है, ठीक है, नहीं बता रहा। जो मर्द की बेटे की जिम्मेदारी है, ठीक है, जिस तरह अगर बहू पे अगर जिम्मेदारी डालेंगे तो फिर दामाद पे भी जिम्मेदारी पड़नी चाहिए। रिश्ता तो एक ही है ना, फिर उसकी भी सास ससुर, इसकी भी सास ससुर। इस पे क्यों पड़े, उस पे क्यों ना पड़े, दोनों को बराबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो एक अलग है कि बहू पे जिम्मेदारी एज अ बहू के नहीं पड़ेगी, दूसरी वजह से पड़ेगी। क्या पड़ेगी? नेबर हैं, एक ही घर के हैं, बूढ़े हैं। हजरत अबू बकर एक बूढ़ी औरत का हर काम करते थे, कोई रिश्तेदार कोई कुछ नहीं था। और हजरत उमर ने कहा मैं जाके करूं, देखा पहले से कोई और कर गया, उनको तो पता नहीं था। वो कह रहे हैं मैं पहले जाऊं, उससे पहले कर गए। तो फिर बाद में उन्होंने तीसरी दफ़ा में पता चला कि हज़रत अबू बकर थे जो कि खलीफा वक्त थे, और जाके जो है ना वो खिदमत करते थे, उनके घर की सफाई वगैरह, पानी वगैरह जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो पूरी करके आते थे। तो भाई एक घर में गरीब बस्ती में ले जाके खाना खिलाना ज़्यादा सवाब का काम है, या एक घर के अंदर पड़ोसी को जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको खाना खिलाना? ये तो जिम्मेदारी है, ये तो फर्ज है। उनको गरीब बस्ती में जाके खाना खिलाना फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। और एक चीज़ आपको उसूल बता दूं मैं, हमारे जितने भी काम हम करते हैं, बातें करते हैं, उस पर 5 में से कोई एक हुक्म लगता है, वो आप समझ लीजिए। और ये सब चीज़ों के पीछे जो है ना मसला यही है कि इल्म। आपकी बात क्या है कि पहले वो कंप्लीट कर दूं, तो भाई पहले तो आप लिस्ट बनाएं ख्याल क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर उनकी ज़रूरत है कि उनके साथ रहा जाए तो ये फ़र्ज़ हो जाएगा कि उन्हीं के साथ रहा जाए, अगर उनकी ज़रूरत है। लेकिन अब एक देखिए सिस्टम ही टेढ़ा है ना,
इस वक्त के माशरे में कोई मर्द अपने पोते की शादी नहीं देखता आमतौर से, क्योंकि उसके लिए कम से कम 75 साल होना ज़रूरी है। वो भी उस वक्त में कि 25 साल में उसकी शादी हो और पहला बेटा हो, फिर वो 25 साल में उसकी शादी करे और फिर उसका पहला बेटा हो और फिर वो 25 साल में शादी हो, तो 75 साल बनते हैं उसके। अच्छा वैसे शेख, सॉरी मैं अपनी ही बात जो है ना उसको आगे लेके चलता हूँ। शायद हमारा जो सेपरेट रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं थोड़ी सी जो है वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग का मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि शादी करके अलग होना भाइयों के लिए तो ठीक है। एक घर में 4 भाई रहते हैं, पेरेंट्स के साथ एक भाई की शादी वो अलग हो गया, 3 भाई अभी कवारे रह रहे हैं, दूसरे भाई की शादी वो अलग हो गया। लेकिन पेरेंट्स के साथ रहना इज नॉट पार्ट ऑफ, मतलब है कि वो उसमें नहीं आता कि आप सेपरेट हो जाएं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहें। पेरेंट्स तो आप अपने साथ रह सकते हैं या आप उनके साथ रह सकते हैं। पहले तो आप ये अलग सेपरेट जो कह रहे हैं ना और जॉइंट फैमिली, इसका पहले समझ ले क्या है। सेपरेट किसे कहते हैं? 2 चीजें अलग होंगी तो वो सेपरेट सिस्टम है, और 2 चीजें अगर साथ होंगी तो वो जॉइंट फैमिली है। ठीक है, 2 चीजें क्या है? एक किचन कॉमन हो और एक रास्ता जो है आने जाने का एक कॉमन हो, तो ये जॉइंट फैमिली है। उसी घर के अंदर सेपरेट सिस्टम बन सकता है। कैसे? आपके यहाँ ड्राइंग रूम है घर में, अगर कोई बिल्डिंग में फ्लैट में भी रहता है तो उसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एक बाहर से होता है, एक मेन एंट्रेंस होती है, एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा होता है, और उस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एक अंदर से भी होता है सर्विस वगैरह के लिए। ऐसा ही है ना। और अब ड्राइंग रूम में अगर घर बड़ा हो तो अटैच उसका बाथरूम लाजिम है। तो भाई अगर वो ड्राइंग रूम है, अगर उसको एक अटैच बाथरूम है, उसी के अंदर एक अटैच किचन बना दिया जाए जिसका एक दरवाज़ा बाहर भी है और एक अंदर भी है, ठीक है, और उसका अपना खाना पकाना उसी किचन के अंदर है, तो ये कौन सा सिस्टम है? सेपरेट सिस्टम है। ये है अलग होना। इस अलग में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर माँ बाप की खिदमत करनी है तो वो वहां से नहीं कर सकता, और अगर नहीं वहां से नहीं हो सकता तो क्या वो माँ बाप के कमरे में ही सोता है? अपने ही कमरे में सोता है भाई, है ना। तो वो इसलिए ये है सेपरेट। लेकिन यहां पे औरतों को एक बात समझनी चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि बहू की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं। उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, वो उसको खुद खुशी से करना चाहिए। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी में एज अ बहू नहीं आता, लेकिन एक पड़ोसन के तौर पे आता है। अब अगर कहते हैं मेरी बेटियों की खातिर करे, तो बाकी पड़ोसन भी करे, तो वो क्यों करे? मेरी बीवी चाहती है तो मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि मेरी बहुएं क्यों करेंगी, तो मैं अपनी खातिर करनी बिल्कुल करो अपनी बेटियों की। तुम खुद पकाओ, नहीं पका सकती बाजार से मंगाओ, बाजार से मंगाओ। तुम कुक रख लो, अगर इस्तात है तो रख लो कुक नहीं कहता हूं मैं, सॉरी फीमेल कुक, ठीक है ना, तो वो रख लो। लेकिन ये नहीं करो। हाँ, उसको चाहिए कि वो खुद करे, वो खुद करे। वो कहने लगे वो शादी से पहले सिखाती है, अब तो नहीं सिखाती, पहले सिखाती थी कि भाई ये मर्द के दिल का रास्ता जो है ना वो मैदे से जाता है। तो भाई मतलब उसका तो दिल में खाली एक वॉल्व नहीं होता, दिल में खून की सप्लाई के लिए और निकालने के लिए 1 से ज़्यादा वॉल्व होते हैं। तो खाली मैदे से नहीं जाता, उसकी माँ से भी जाता है उसके दिल का रास्ता, उसकी बहनों से भी जाता है उसके दिल का रास्ता। तो भाई अगर शौहर के लिए अगर वो करती है, अगर वो ख्याल करती है, अगर उसके अपने रिलेशन अच्छे होते हैं, वो खुद करना चाहिए, एहसान के तौर पे करना चाहिए। लेकिन एहसान का बदला क्या है? एहसान। लेकिन मसला ये, अगर मैं एहसान समझूं ही नहीं, इसने मुझ पे कौन सा एहसान किया है, इस पे तो फर्ज था, तो फिर एहसान का बदला एहसान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इल्म की कमी है ना, और हमारा ये इल्म, इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। भाई क्या मतलब है आपका? आप ये नई नई बातें कर रहे हैं,
हमने कोई आज तक सुना नहीं है, देखा नहीं है। आप तो फसाद डलवाने के लिए आ गए। आप कराची में ना, वहां होता होगा, ये लाहौर में ऐसी बातें ना करें आप। नहीं, मैं तो बाकायदा सुना है। मैं एक केस में गया, यहीं लाहौर में गया, 500 गज का घर है, एक कनाल का घर है, ऊपर पोर्शन है, ऊपर किचन बना हुआ है, नीचे जो है भी किचन है मेन। और वो जो है इतना फसाद मचा हुआ है कि लड़की अपने महके में बैठी हुई है, कह रही नहीं खत्म, कोर्ट में जाने का प्रोग्राम सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये किचन ऑन कर दो। वो मैंने उससे बात करी बच्ची से, बच्ची तैयार हो गई कि किचन ऑन कर दो, ठीक है मैं आ जाऊंगी। वो जब वो तैयार भी हो गया, माँ भी तैयार हो गई। फिर एक दिन मैं गया तो उनकी बहन आ गई, ये क्या आप जो हैं ये अलग करवा रहे हैं हम। तो मैंने कहा ये कौन से साथ हैं, एक ही दस्तरखान या टेबल पे बैठ के एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, चुपचाप नीचे खाना खाते और निकल जाते हैं, ये साथ है। ये इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि आज हमने दुमें बांधी हुई है, दुमें बंधी हुई है, दिल नहीं बंधे हुए। दिल बांधो। कितने केस ऐसे हैं कि जो मैं देखता हूं कि जब अलग हुए तो सास बहुत नाराज, खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन कुछ अरसे बाद अगर बहू ने अच्छा काम किया तो हमने देखा वही बहू सबसे अव्वल नंबर की हो गई, उससे इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन हो गए। और एक केस नहीं, कई केस है। ये तो हमें दोनों साइड से करना पड़ेगा ना। बहुओं को चाहिए कि भाई वो ख्याल रखें, वो बड़े हैं, वो मेरे मियाँ के माँ बाप हैं, मैं उनका ख्याल रखूं, जितना ख्याल रखूं उतना अच्छा है। अल्लाह के लिए मैं नमाज़ें पढ़नी है, अल्लाह के लिए मैंने कुरान पढ़ना है, अल्लाह के लिए मैंने कुरान पढ़ाना है, अल्लाह के लिए मैंने सदका खैरात करना, अल्लाह के लिए सारे काम करने, अल्लाह के लिए मैं जो है ना, ये जो घर में बराबर में बैठे हुए ना, इनका कुछ नहीं करना। ये क्या बात हुई? होम डिलीवरी है औरतों के लिए। तो होम डिलीवरी, जन्नत क्या है? होम डिलीवरी। घर में जन्नत है, मर्दों की जन्नत के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता है, औरतों के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8। अगर एक औरत ये काम कर ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपने फ़राइज़ पूरे कर ले, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और अपने घर की उनका ख्याल रखे, तो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। वो एक औरत आन के कह रही है कि अल्लाह के नबी, ये मर्द तो जिहाद पे जाते हैं, इनका इतना अजर, इनका और हम औरतें तो घर में बैठ के इनके घर का ख्याल रखती है, इनका ख्याल रखती है, तो हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जाके अपने औरतों को कह देना कि जो औरत अपने रोज़े, अपने फ़राइज़ पूरे करती है, नमाज रोज़ा, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, उसके घर का ख्याल रखती है, तो वो उन मर्दों के बराबर होंगी जो जिहाद में जाके अपना माल, अपनी जान गंवाते हैं। आपके लिए तो भाई होम डिलीवरी है, जन्नत घर में है। तो भाई ये भी बराबर में सास ससुर है, उनका ख्याल कर लेंगे। जब शौहर ने कह दिया कि मेरे ऑफिस में 2-3 लोग खाते हैं तो खाना 2-3 लोगों का भेजना, उस पर कभी एतराज़ किया? तो अगर वो कहता है कि मेरे माँ बाप को भी भेज देना, उस पर क्यों एतराज़? वो तो जानते भी नहीं जिसके लिए वो जो खाएंगे। बस वो आन के शौहर अगर अच्छा समझदार है तो ये कह देगा बड़ी तारीफ करिए भाई, तुम्हारा बहुत मज़े का है, वरना तो पता ही नहीं है कि क्या है, कौन है, किसके लिए। यहाँ तो भाई अगर ये कर खाएंगे तो फिर उनको एहसास तो होगा। आप लोगों ने भाई शादी मैटर शुरू करवा दी, बस मैं क्या करूँ फिर इसका? इम्पोर्टेंट मैटर तो शादी मैटर कितने महीने पहले हुई थी, साल नहीं हुआ, अभी हुई थी इसी साल। वो शेयर कर दिए पूरा लेक्चर आपका जो रिकॉर्डेड शादी। हाँ, वो यहाँ पे बैठ के जो सुन लेते हैं वो रिकॉर्डिंग पे नहीं सुना जाता। अच्छा जी, अब मसला देखिए क्या है, वापस आ जाए। कोई सवाल किसी का कुछ इनकम्प्लीट रह गया क्या? सर एक कमेंट कर। बिल्कुल करें। तो जब बेसिकली शादी होती है ना, तब माँ बाप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते भी नहीं है जो वो सेपरेट ना करें। हाँ, यानी उनका इतनी सेहत भी नहीं खराब होती, कुछ भी नहीं। हाँ। और लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू के टाइम नहीं होती है। हाँ। तो शुरू में जब अच्छा मैनेज हो जाए
बाद में तो फिर एडजस्टमेंट हो जाती हाँ, इसका मैंने सिस्टम पे कहा था ना, सिस्टम ही गलत है। जब 30-35 साल में शादी करोगे तो बूढ़े जल्दी हो जाओगे नहीं हो जाओगे? मतलब किसकी 30-35 साल? लड़के की शादी 30-35 साल है तो खुद की कितनी हो गई है? 65-70 साल में पहली शादी हो रही है घर में। अब आप कहते हैं भाई बात है शरीयत की है, जबान से हाँ हाँ अल्लाह के लिए, तो भाई इस्लाम जो है वो क्या है, पहले ये बात क्लियर करें। ये सब आगे की थी लेकिन अभी मैं जो ना छोड़ दिया मैंने। एक होता है मजहब है जी, और एक है दीन। दोनों एक ही चीजें अलग अलग है? जरा बताइए क्या फर्क है? मजहब किसे कहते हैं और दीन किसे कहते हैं? मजहब सिर्फ आपके नजरियात का नाम है, दीन अमल और नजरियात दोनों का नाम। जी, और बोले। मजहब में रिचुअल्स आ जाएंगे ना जो हम प्रैक्टिस करते हैं पर्सनल, हाँ, और दीन पूरा निजाम है। हाँ, मजहब में आपके अकायद आ जाएंगे, आपके इबादत आ जाएंगी, ये रिचुअल्स है ना। दीन क्या है? इसमें दो चीजें ऐड कर दें, अकायद, इबादत, मामलात, ठीक है, और अखलाकियात। ये आज का उल्मा जो है ना इन चार चीज़ों को कहते हैं दीन को, ठीक है। अब इसके अंदर सियासियात भी आती हाँ, इस पूरी आप समझ लें माशरत। तो जब आप इसको एज इस्लाम को एज अ दीन लेना है, एज अ मजहब लेना है, पहले ये फैसला करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी ये सब बातों का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। जब आप दीन इसको कहेंगे हाँ ये दीन है, कैसे कह रहे हैं दीन है ये? इस्लाम दीन है कैसे कह रहे हैं आप? अपनी मर्जी से थोड़ी करना है काम। मेरे समझ में आता है दीन है तो बस दीन ले लूं। हाँ हाँ बोले ना, अल्लाह के नजदीक अल्लाह ने इस्लाम को तुम्हारे लिए एज अ दीन पसंद किया है। अल्लाह ने इसको एज अ मजहब नहीं दिया तुम्हें, यानी हमें एज अ दीन दिया है। तो हमें इसको जब तक दीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये दीन है, ये टोटल मेरी जिंदगी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसने दिए हैं और इसी पे अमल होगा और इस पे अमल होगा तो मैं फ़ायदेमंद हूँ, मुझे फ़ायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब तक ये बेसिक अकीदा नहीं बनेगा हम कैसे दीन को अडॉप्ट कर सकते हैं? अब आप देख लीजिए, अब मैं सिस्टम की बात करूं। दीन के सिस्टम में लड़के की शादी कब होनी चाहिए? जब वो बालिग हो जाए। जब वो बालिग हो जाए। और ये हो रही है? चलें अगर हम कानूनी बालिग की बात भी करें, कानूनी बालिग कब होता है? 18 साल पे, ठीक है। शरी बालिग जो है वो 15 में हो गया, ठीक है, लेकिन चलो 18 ही पकड़ लो, सेफ साइड। तो 18 साल की उम्र में अगर शादी करी तो माँ बाप की उम्र क्या होगी अगर उनकी भी 18 की उम्र में ही शादी हुई? 36 साल में, ठीक है, वो बन गया ससुर 36 साल में। अब उसको, उसके बेटे को जरूरत है कि उसकी खिदमत की जाए 36 साल में? वो तो खुद जवान है अभी। तो सिस्टम भी अगर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है, बच्चे कितने होने चाहिए? ज़्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जनती हो, ताकि मैं क़यामत के दिन अपनी कसरत उम्मत पे फ़ख्र करूं। आपको कसरत उम्मत अगर समझ में नहीं आ रही तो यूरोप के जो है ना ज़रा फिगर कर लें कि जहाँ पे उन्होंने कम करके उनको प्रॉब्लम इतनी आ गई है, वो कह रहे हैं कि फ्रांस जो है कुछ सालों बाद मुसलमान ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही रह जाएंगे। वो पैसे दे रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि इतना रेट कम हो गया है, माइनस में चला गया। तो कसरत उम्मत फ़ख्र को। और आज हम क्या कह रहे हैं?
नहीं नहीं, अल्लाह के नबी माजरत, सॉरी, हम ये काम नहीं कर सकते। आपको नहीं पता इस वक्त कितने महंगाई है और बच्चों की फीसें कितनी हैं, और एक को दो को पालने अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी तरबियत कैसे होगी। तो जिनके 15-15 बच्चे होते थे, और ये आज भी मौजूद हैं ऐसे लोग जिनके 15-15 बच्चे होते थे, आज भी मौजूद है। ये कोई माजी बईद की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज हाल में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे 15 बच्चे वाले। तो क्या 2-3 तो अच्छे निकल गए, उनकी तरबियत हो गई, बाकी सारे चोर डाकू निकले? तो फिर वो कैसे करते थे तरबियत? एक दिन मेरी बेटी ने बहुत परेशान थी अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो उसकी पहली बेटी थी, उसके बाद बेटा था, उसके बाद भी जो भी। तो मैंने कहा तुम्हें परेशानी की क्या ज़रूरत है, तुम सारी तवज्जो जो है ना, ये जो बड़ी बेटी है ना तुम्हारी, सबसे पहले इस पे दो, इसको ऊपर तवज्जो दो। ये इंजन है, पीछे डब्बे फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने खुद देखा कि वो हालांकि लड़की है और वो लड़का है, लेकिन जो कुछ भी बहन कर रही है कॉपी, डिट्टो कॉपी करता था वो, डिट्टो। आज आप गौर कर लीजिएगा, आज तक गौर नहीं कर तो कर लीजिएगा कि कैसे कॉपी करते हैं छोटे जो है इंजन। अब वो जो बड़ी वाली है या बड़ा वाला है, वो किसको कॉपी करेगा? उसका इंजन कौन है? वो हम है। तो खैर, तो बात क्या है कि सिस्टम की बात है, निज़ाम जब तक सही नहीं करेंगे तो अब हम रिपेयरिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको क्योर चाहिए, रिलीफ चाहिए। सर में दर्द है, कहीं दर्द है, तो रिलीफ क्या है? हाँ, पेन किलर। जब किसी को ऑपरेशन होता है तो उसके बाद उसको क्या, पेन किलर लगाया जाता है, और पेन किलर बाद में उसको गोलियां दी जाती हैं। क्या वो क्योर करता है? नहीं। क्योर कौन करता है? जब खाल को जुड़ती है तो कौन क्योर करता है? टाके लगते हैं। क्योर कौन करता है? देखिए, इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन है, उसके लिए एंटीबायोटिक है, और जो खाल है वो खुद जुड़ती है, कोई जोड़ता नहीं है, वो तो मिला देते खाली, ठीक है ना। जब वो एंटीबायोटिक जो है वो अपना काम कर लेती है, कोर्स पूरा हो जाता है, तो डॉक्टर ये कहता है कि जब दर्द हो तब खाना, अगर दर्द ना हो तो पेन किलर मत खाना। ये रिलीफ है खाली कि तुम अपनी ज़िंदगी थोड़े से सुकून से गुजार लो। लेकिन अगर पेन किलर का टाइम ख़त्म होता है तो दर्द दोबारा शुरू होता है। आज आप रिपेयर कराने अगर आए हैं, अगर रिपेयर पे जाएंगे तो कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, फिर वही शुरू हो जाएगा। हल क्या है? बेस को पकड़े, एज अ मजहब नहीं, एज अ दीन को अडॉप्ट करें। उसमें मुश्किलात आएंगी, ऐसा नहीं है कि फ्री का नहीं है, कुछ कॉस्ट है हर चीज़ की। बात क्लियर है? हमारे 3 मसले मैंने आपको बताया था कि एहसास महरूमी, एहसास ज़ाती, एहसास निदामत। क्योंकि हमारा असल मसला जो है वो फीलिंग का है। जी, सर आपने कहा था कि तकलीफ को दूर करने के 2 तरीके हैं, यानी 2 पॉइंट्स। वो काफी तकलीफ कौन सी तकलीफ? पहले आपने बात की थी, वो फिर कहीं गुफ्तगू कहीं और। हाँ, तकलीफ थोड़ा सा याद दिलाइए मुझे। आपने पूछा था कि ये जो बेसुकूनी किस वजह से पैदा होती है, बेसुकूनी किस चीज का नाम है, तो मैंने ये कहा था कि वो बेचैनी, तकलीफ, ये वो इस तरह की। चलें, देखिए, इसको मैं कह रहा हूँ, शायद इसमें आपको जवाब मिल जाए, ठीक है। अच्छा, महरूमी किसे कहते हैं? किसी चीज़ से मैं महरूम हो गया, यानी वो चीज थी और छिन गई। नहीं, ज़रूरी नहीं है, महरूम हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, नहीं, ऐसा महरूमी होगी ना। हाँ, और उसका एहसास भी हो रहा है। कोई चीज़ थी और छिन गई, अब मैं महरूम हो गया हूँ और उसका एहसास हो रहा है। तीसरा, चीज़ है, मौजूद है, नेमत मौजूद है, वो कुछ भी आप ले लीजिए,
वो छिन ना जाए, उसका खौफ है, उसका भी एहसास है। तो एहसास है महरूमी, ये प्रॉब्लम है ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, कोई भी एहसास महरूमी हो रहा है। एहसास ज़ाती क्या चीज़ है? किसी ने मेरे साथ ज़ाती की, ठीक है, तो ज़ाती की, तो मुझे उसका एहसास हो रहा है, आई एम हर्ट, ये एहसास हो रहा है। या मेरे साथ कोई ज़ाती कर ना दे, मैं तो भाई इसीलिए जाती नहीं हूँ, मुंह रखती हूँ, कुछ बोलूँगी खामा में चार सुनने को मिलेगी, इसलिए भाई अवॉइड करो। एहसास से ज़ाती का खौफ है, ज़ाती का खौफ है, ठीक है। तो उसका एहसास अगर हो रहा है तो ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? एहसास है निदामत। निदामत क्या है? कि मैंने किसी के साथ ज़ाती की, मैंने की, और वो किसी के साथ में कौन कौन है? कौन कौन है किसी के साथ में? सभी। मैंने अपने साथ भी की। अपने साथ ज़ाती होती है? कैसे होती है? अपने आप को टाइम नहीं दिया, और कैसे नहीं दिया टाइम? अपना ख्याल नहीं रखा। हाँ, मतलब ये कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, सो नहीं रहे, नींद नहीं पूरी कर रहा है, मतलब हाँ, तो वो एक अलग, वो केस अलग है, वो कंडीशन अलग है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा की मिसाल देते हैं, क्या कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, जबकि खुद भी ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को रोक के दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? हाँ। और जब इसकी ट्रेनिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, आप लोग सवाल करते तो मैं उसी के ऊपर पे चला जाता हूँ ना, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, हम तो कुछ भी जो भी है सीख रहे हैं ना। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख के मारे बीच रास्ते में कहते जान के ही लेट गया, ठीक है, भूख के मारे। और हाल ऐसा था कि जब हम भूखे होते हैं तो अपने टांगों को और करीब सुकेड़ लेते हैं, यानी कि कंडीशन आप समझ गए ना, पोजीशन क्या होगी। अब हज़रत अबू बकर गुजरे, उन्होंने एक सवाल किया है, कोई मसला पूछा, और उनकी नीयत ये थी कि ये मुझे समझ जाएं कि मैं कितना भूखा हूँ, ताकि मुझे कुछ मेरा इंतज़ाम करें। हालांकि डायरेक्ट नहीं कहा, क्योंकि खुददारी वाला मामला था कि डायरेक्ट मैं नहीं मांगूँ, तो सवाल कुछ कर लिया, मसला पूछ लिया। उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने मसला बता के चले गए। फिर गालिबन हज़रत उमर से भी ऐसे हुआ। फिर अल्लाह के नबी आए, तो अल्लाह के नबी समझ गए और उन्हें कहा उठो और जाओ, जाके देख के आओ कि घरों में कुछ है। और ये हाल इतना बुरा था उनका भूख के मारे, फाके थे फाके। ये भूख ये नहीं है जो हमारे रोज़े में 16 घंटे 18 घंटे का रोज़े के बाद होते हैं। तो वो वहाँ से एक प्याला दूध का मिला, जो एक आदमी के लिए ही काफ़ी था, ठीक है। जब ये आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ असहाबे सुफ़ा को भी बुला लाओ। कितने थे? 70 सुने, है ना, 70 असहाब, उनको भी बुला लो। अब वो कह रहे हैं कि ये एक प्याला ये मेरे लिए ही काफ़ी नहीं है, और 70 को बुला लें। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था, बुला लाए। अब आप तस्वुर कीजिएगा कि अपने आप को उस कंडीशन में ला के कि ऐसी भूख लगी हो और ख़ुद ही प्याला लाए हुए हों, और जैसे मंगाया भी मेरे लिए, और फिर उसके बाद आप ही के हाथ में थमा दिया गया, अब इस सब को तुम पिलाओगे, पहले खुद नहीं पियोगे, सबको पिलाओ। अब उन्होंने सबको पिलाया, और पिलाते 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 सबको पीने के बाद आखिर में वो रह गए और अल्लाह के नबी रह गए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब तुम पियो। हालांकि अब दूध बचा हुआ है, ये मौज़ा है, अल्लाह के दूध बचा हुआ है। अब वो पिया तो अल्लाह के नबी ने और पियो, उन्हें और पिया, उन्हें और पियो, कहने नहीं अब मेरे अंदर नहीं है गुंजाइश। तो फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने वो प्याला लिया और ख़ुद जो बचा हुआ फिर ख़ुद पी लिया। इससे एक पॉइंट क्या पता चलता है कि लीडर हमेशा आखिर में फ़ायदा उठाता है। जहाज़ का कैप्टन आखिर में उतरेगा, अगर पहले उतर गया उसका वो जो है ना
कौन सा मार्शल हो जाएगा। तो लीडर जो है वो सबसे आखिर में, फ़ायदे में, और मिसाल पेश करने में, नुकसान के अंदर सबसे आगे पहले। खैर, अब ये तरबियत हुई, ये ट्रेनिंग है, इसका नतीजा क्या निकला? उन्हीं के साथ नहीं, लेकिन ये सारी ट्रेनिंग का नतीजा क्या निकला, ये आयतों का नतीजा क्या निकला, इस पे अमल कैसा हुआ, इससे आगे कोई अमल हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो कि जहाद है, जंग है, ज़ख्मी पड़े हैं, जान कनी की कैफियत है, तो एक ने आवाज़ आई पानी पानी चाहिए, तो उन्हीं का रिश्तेदार वो पानी लेके पहुंचा प्याला, तो इतने में एक और आवाज़ आई पानी, तो जिन्होंने मांगा था पानी उन्होंने कहा नहीं पहले उसको पिलाओ। ठीक है, वो वहाँ गए, उधर पिलाने गए तो एक और आवाज़ आ गई पानी, उन्होंने कहा कि नहीं उसको पिलाओ। वहाँ पहुँचे जब तक वो जान निकल गई थी, वो वापस दूसरे की तरफ आए, वो उसकी भी जान निकल चुकी थी, पहले की तरफ अपने रिश्ता गए, वो भी जान निकल चुकी, तीनों के तीनों जो है अल्लाह को प्यारे, इस कैफियत के अंदर भी दूसरे को तरजीह दी। ये इस्लाम है। एक आपने लफ्ज़ सुना है सखावत है, एक है ईसार, दोनों एक ही है, फ़र्क है? क्या फ़र्क है? अच्छा, फ़र्क आप बोल नहीं रहे, आवाज़ आपकी नहीं आई कि फ़र्क है, फ़र्क वहाँ से आवाज़ आई, डेफिनेशन आप दे रहे हैं, आप बोले 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 बोले। जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको देते हैं। हाँ। जब आपके पास भी अपनी ही जरूरत है तो वो आप अपनी। हाँ, आप क्या कह रही हैं? कोई अदर कर देते साथ, क्या कर दें? अपनी जरूरत जितनी है उसमें से निकालना। हाँ, ये बात है। हाँ, इसको कुर्बानी भी कहते हैं, जैसे बीवियाँ कहती रहती ना हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, ठीक है ना। तो वो कुर्बानी जो है वो क्या है, अपनी ज़रूरत, अपना हक छोड़ के और दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना, इसको इसार कहते हैं। और अपने से एक्स्ट्रा है वो कर रहे हैं, वो सखी है। चॉकलेट नहीं है आज, जज़ाकल्लाह। वो सदका भी वही पसंद है ना जो फकर क्या बोलता है। सदका तो भाई देखिए, अफजल सदके की एक से ज़्यादा हदीसें हैं। एक हदीस तो ये है सदके की कि भाई एक आदमी जवान है, सेहतमंद है और उसका माल है और माल से मोहब्बत भी है, माल को पसंद करता है, और फिर वो अपने माल से सदका करता है, ये बड़ा अफजल सदका है। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे करने वाले सदके तो बहुत वाले लोग हैं, कोई मसला नहीं। आइए, तो एहसास महरूमी, एहसास ज़ाती, एहसास निदामत। मसला ये है कि हमारे साथ, हमारे माशरे में किसी को कुछ ना कुछ इसको इसमें से कुछ ना हो है। अब इसमें हम हल क्या है इसका, हम किस पे कोशिश कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महरूमी ख़त्म हो जाए तो ये हमारा एहसास ख़त्म हो जाएगा, हमें ये चीज़ मिल जाए तो हमारा ये एहसास ख़त्म, तो हमारा मसला हल। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जिससे हम महरूम हैं उसको हासिल करने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है, मिले या ना मिले। और बल्कि कुछ तो ऐसा है कि हम चाहें भी तो नहीं मिल सकती। अब मेरा बेटा है, उसका इंतकाल हो गया, अब मुझे एहसास महरूमी अगर है तो मुझे मिल सकता है? वो नहीं मिल सकता। तो बस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारूं, उसको याद करता रहूं, रोता रहूं? नहीं, क्यों नहीं रहूं? महरूम हुआ, मैं बहुत मोहब्बत करता था, मेरा पहला ही बेटा था, मैंने किसी बच्चे को संभाला नहीं है, उसको संभाला उसकी बीमारी की वजह से, तो मैं क्यों ना एहसास करूं? मतलब ये महरूमी तो ख़त्म नहीं होगी ना। तो हम महरूमी में काम करते हैं, क्या एहसास ख़त्म हो सकता है? हाँ, कौन नहीं बोल रहा? नहीं, कौन बोल रहा? वो बोल रहा है हो सकता है, एहसास ख़त्म हो सकता है। कैसे ख़त्म होगा आप ही बताएं। डायरेक्शन चेंज।
नहीं, डायरेक्शन चेंज करें या कोई भी चेंज करें, मुझे एहसास ख़त्म करवाना है बस। लोग बिजी हो जाते हैं, एहसास ख़त्म है। को बिजी कर लेते हैं ताकि वो महरूमी ना। और बताइए, मिसाल दीजिए, आपने किसी महरूमी का एहसास ख़त्म करना है, कैसे कैसे हो सकता है? उसको महरूमी समझना छोड़ दें। एक मिसाल से बात करेंगे ना, कुछ भी एक मिसाल ले लीजिए। ये मेरे लिए बेहतर है अंगूर खट्टे जैसे, ये भी एक मिसाल है। या तो इस तरह नहीं, वक़्त का नहीं है, आपने ख़त्म करना है। रब्बा का अजर बताएंगे, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए। ओके, और बोलें। या उसके मुतबादिल शुक्र। और आपको कोशिश करेंगे कि और बोलें। किसी और चीज को मुतबादिल समझ किसी और चीज़ को मुतबादिल ले आएं, समझ लेंगे आप। और वो मुतबादिल बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ा होगा। एक एक्टिविटी करें, बहुत आम हो गई है, तो बस आप कर लें चुपचाप। अपने पेपर पे लाइन मारें, एक लाइन मारें। हाँ, अब आपने करना ये है कि इस लाइन को जो आपने पेपर पे लगाई है, इसको टच किए बगैर, इसको छेड़े बगैर छोटा कर दें। कर दिया छोटा। हाँ, बस अभी करें, वो दोबारा चीटिंग कर रही हैं। दिखाएं? पता है हाँ, बस ये बहुत आम हो चुके, बहुत पुरानी है, तो मैंने कहा वो लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हो गई छोटी है, छोटी महसूस हो रही है, नहीं हो रही है? तो जब आप सामने बड़ी चीज को देखते हैं तो वो चीज खुद ब खुद छोटी हो जाती है, और जब छोटी हो गई तो इसकी क्या कम हो गई? वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हुई तो क्या कम होगा? इसमें अट्रैक्शन कम होगी, है? अट्रैक्शन कम हो गई तो इसकी क्या चीज कम हो जाएगी? डिमांड, तलब कम। जैसे औरतों की मिसाल है, बड़ी आपकी भी मिसाल है। जब मोटरसाइकिल ली, कभी ली सब किसी ने? नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ी है, किसी को हाथ लगाने नहीं देना। उसके बाद नए मॉडल की या फ़ोन लिया, बाद में नया फ़ोन आ गया। अब पुराना फ़ोन, पुरानी गाड़ी, पुरानी मोटरसाइकिल की वैल्यू रही। एंड जोड़ा लिया, नया जोड़ा, किसी के पास भी नहीं है डिज़ाइन, और देखा कि वो इधर उधर सब और भी पहन लिए डिज़ाइन, तो अब उसकी वैल्यू रही। हालांकि लाइन में लग के और पता नहीं किस तरीके छीना झपटी करके लोग लेके आते। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, इसकी बिल्कुल सही कहानी है ये, कराची की कहानी है ये। तो इसी तरीके से एक खातून जो है वो एक उन्होंने जोड़ा लिया, पीस लिया और टेलर के पास गई और कहा कि ये इसको सूट बना दो मेरा। टेलर बेचारा ना तजर्बेकार था, नया था कुछ। उसने कहा अच्छा ये अभी आपकी दिरानी जो है ना, यही बिल्कुल प्रिंट देके गई सूट बनाने के लिए। अब आप समझ लीजिए, आपको पता है, आप लोगों को पता है ये बातें? नहीं, बातें पता है कि अगर दो में सेम हो जाए, अगर मैं आपने मेरे जैसा पहन लिया तो मैं खुश होऊंगा? नहीं होगा खुश। हम मर्दों की बात हो रही है, मर्दों की। हम नहीं, मैं तो और खुश होऊंगा। मर्द खुश होते हैं कि हमारे जैसे पहन ले, एक जैसे पहन। औरतें खुश होती हैं? ठीक, तो ये बात समझ लें, औरत मर्द फ़र्क होता है, अलग है। अच्छा, तो वो कहने लगे अच्छा। फिर वो उनकी गाड़ी में वो बैठी हुई थी, उनकी मेड, उसको बुलाया और उसने कहा इसका नाप लो, ये जोड़ा इसका बनाओ। और अगली बात क्या करी उन्होंने, फिर उस मेड को वही जोड़ा पहना के उन्हीं के घर में दावत में लेके गई। तो अच्छा, अभी ये बहस इसमें नहीं है, ये हमने सुन लिया, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मसला क्या है, पॉइंट क्या है कि जब उनको ये बात पता चली तो जिसके उनको वैल्यू थी, सब वैल्यू ख़त्म हो गई। कोई अट्रैक्शन ख़त्म, तलब ख़त्म, मेड को दे दिया। वरना तो कोई तसव्वुर नहीं है कि नया का नया जोड़ा मेड को दिया जाएगा, वो भी जो अपने लिए पसंद किया, जो ब्रांडेड हो। तो एहसास ख़त्म हो सकता है, हो सकता है। एहसास और कैसे ख़त्म होगा? बड़ी चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है, तवज्जो चली जाएगी। जैसे वो हमारी बेगम जो है वो
मैंने कैसे ख़त्म किया अपनी बेगम का ये एहसास। तो एक दिन वो बड़ी रो रही थी कि याद आ रहा है, बेटा याद आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मैं ये कहूँ कि अगर वो 10 साल बाद वापस आ जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर कहले हाँ नहीं, फिर ठीक है। मैंने कहा वो 10 साल बाद तो नहीं, उससे पहले या उसके बाद वो वापस तो नहीं आएगा, हम चले जाएंगे उसके पास और मुलाकात हो जाएगी। ये तो थोड़ी सी वक्ती जुदाई है, जब 10 साल के लिए बर्दाश्त कर रही हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर मिल लेंगे। टेंशन किस बात की है? कोई फॉर एवर तो नहीं हो गया ये काम, वक्ती है। कोई चीज़ अगर महरूम ना भी हो तो फिर भी महरूम होनी है, लाजिम है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंसान के पास जो है वो दुनिया की हो और वो महरूम ना हो उससे? लेकिन सवाल यही है कि अगर हमने टोटलिटी जो है, अगर कामयाबी जो है ये दुनिया के अंदर रखी है तो नाकामी किधर होगी? नहीं होगी, नाकामी भी अंदर ही होगी। अगर सक्सेस आपने दुनिया में ही रखी है तो नाकामी भी दुनिया में ही है। अगर सक्सेस आपने बाहर रखी है दुनिया से बाहर तो नाकामी बाहर है, अंदर है ही नहीं, अंदर है ही नहीं नाकामी। दलील क्या है इस बात की? दलील क्या है इस बात की? ये वर्कशॉप ये मैं करा रहा हूँ, आप लोगों ने कितने पैसे दिए? नहीं दिए। मैंने कितने पैसे लिए आपको मालूम है? ये तो दिखाने के लिए होता है। नहीं लिए, ठीक है। लेकिन इस वर्कशॉप को जो सीखने बनाने उसके ऊपर मेरे लाखों रुपए खर्च हुए, लाखों। अच्छा जो मैंने जब खर्च किए थे, मैंने ये कराने के लिए नहीं खर्च किए थे, मैंने अपने लिए। वो एक दिन मेरा बेटा कल मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या बनोगे? कहने लगा आलिम। मैंने कहा तुम क्यों बनोगे आलिम? कहने लगा मैं दूसरों को इल्म दूंगा। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारा मकसद ही दूसरे हैं सिर्फ। इल्म किसके लिए हासिल करना चाहिए? सबसे पहले अपने लिए, और उसके बाद जब अपने लिए ले लिया, फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ तो ये फ़ायदा मैं दूसरों को भी पहुंचाऊं। ठीक है ना? तो भाई बात ये है कि देखिए फिर वो आ गया, जहन से निकल गया। तो बात मैं क्या कर रहा हूँ? कामयाबी बाहर, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे मैं आ गया, लाहौर आया, जो भी जिस तरह भी टाइम वगैरह जितना भी दिया है, अब यहाँ पे लोग नहीं आए, 5-10 लोग ही बैठे हो, तो कामयाब या नाकाम? यूथ मैटर, कामयाब नाकाम। 3 आदमी आए सिर्फ, कामयाब नाकाम। एक भी नहीं आया, कामयाब नाकाम। क्यों? दलील दे, दलील दे। अगर आपका मकसद कहीं अंबिया ने मेहनत की है लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फ़ायदा इसी में उठाना है, रिज़ल्ट मुझे यही चाहिए दुनिया में, इस वर्कशॉप कराने का, यूथ मैटर को यहीं पे चाहिए कि हम मशहूर हो जाएं, हम जो है ना इज्जत हो, हमारे पास पैसा आ जाए, ये सब कुछ यही चाहिए। तो फिर अगर नहीं आए लोग तो ये नाकामी है। अगर यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे लोग आए, मेरी वाह वाह करें, मुझे सब कुछ कर, ये मुझे इज्जत दें, तो फिर नाकामी भी यही है। और अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे अगर यहाँ के लिए किया है तो यहाँ कामयाबी है, चाहे एक बंदा भी नहीं आए। दलील ये है क़यामत के रोज़ नबी आएंगे अपनी अपनी उम्मत के साथ। जाहिर बात है बड़े बड़े अरबों लोग भी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मती। हज़रत ईसा की बहुत बड़ी उम्मत, हज़रत मूसा की बड़ी उम्मत, लेकिन ऐसे नबी भी आएंगे जिनके साथ एक आदमी भी नहीं होगा, एक आदमी ने भी उनका
बात नहीं मानी, इस्लाम कबूल नहीं करा, एक भी नहीं करा, क्या वो नाकाम? क्या उनके बात करने में प्रॉब्लम? क्या उनकी मेहनत में कमी, उनके इखलास में कमी? नहीं। मैंने किसी से सवाल कर दिया, बच्चा नेक बच्चा है, बस इल्म की कमी का देखिए ये हाल है। मैंने कहा कि देखिए एक बात मुझे बताओ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और 80-90 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तकरीबन 100 के अंदर इख्तलाफ है ना सब। तो उस वक्त ज़माने में ना तो ये इतनी साइंस ने तरक्की करी कि भाई हाउ मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं थे, ये सारे ट्रिक्स वगैरह कि किस तरह इन्फ्लुएंस करें, किस तरह करें, क्या करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर उस वक्त ये चीज़ होती, उनको पता होता, तो ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर लेते? तो कह लेंगे हाँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खाते हुए चीज़ गिर जाए ज़मीन पे, कालीन पे नहीं, मार्बल का फर्श पे नहीं, उस ज़माने में क्या था? मिट्टी। गिर जाए तो उसको उठाओ और उसको धोने की बात नहीं है, साफ करो हाथ से और खा लो। और ये क्या मुमकिन है कि हाथ से साफ करने से पूरी सारी मिट्टी साफ हो जाएगी? नहीं मुमकिन। तो भाई ये क्या है? हमारी साइंस तो कहती है कि इस पर तो जेम्स होते हैं, और हम जेम्स खा लेंगे तो सेहत के नुकसानदेह। तो फिर ये अल्लाह के नबी ने क्यों कहा? तो फिर हम इखलास रखने वाले मुसलमान जो है ना, हम इसकी क्या करते हैं? कहते हैं असल में बात ये, उस ज़माने में साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी ना इसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। वो क्यों छोटी बात नहीं है? कि ये बात भी हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस ये इंसान की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ही की बात है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह को भी नहीं मालूम था, नऊज़ुबिल्लाह। तो बात ये है कि जब आपने दीन को, अगर ऐसा इस्लाम दीन को लेना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने अकायद की बात। खैर आइए, तो ये यहाँ पे बात हो रही थी, एहसास ख़त्म हो सकता है? हो सकता है। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा? एहसास पे। जाती ख़त्म हो सकती है? अगले लम्हे मैं आपको क्या बोल दूं, ख़त्म करके दिखाएं, रोक के दिखाएं मुझे। आप रोक सकते हैं हम किसी को? और जो कर दिया उसने, उसको कैसे क्या करेंगे? वो तो बोल दिया ना, अब बोलने के बाद क्या करेंगे? अब उसका एहसास हो रहा है। तो जाती भी हम कोशिश कर सकते हैं कुछ तरीके से, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। जिसने कर दी जाती, अब कैसे ख़त्म होगी? जाती तो हो गई है। तो अब क्या करना पड़ेगा? एहसास हो रहा है, तो किस पे काम करना पड़ेगा? एहसास पे। एहसास ख़त्म कर देंगे, जाती हो मसला नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि आपको कोई गाली दे और आपको बुरा ना लगे? माँ बहन की गाली दे, मुमकिन है? हाँ जी, मुमकिन है? नहीं है? कोई भी दे, मुमकिन? बुरा लगेगा? मुमकिन नहीं है। चले मैं अब ये इसको मुमकिन बताता हूँ आपको। आप यहाँ से उतरे यूथ मैटर से, बाहर जैसे ही उतरेंगे ना, बाहर आपको एक आदमी नज़र आएगा। अच्छा, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, वो लोग जो है ना बाकायदा ढूंढने लगते हैं वो आदमी किधर है। वो पागल होगा। हाँ, वो आपको एक आदमी नज़र आए जो पागल होगा, आप उस कपड़ों से उसके ये, वो हर आने जाने वाले को गालियाँ दे रहा है, और आप नज़र आए आपको भी गाली दी, आपको बुरा लगेगा? क्यों? अभी तो आपने कहा लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि वो बुरा ना लगे। क्या हो गया? एहसास होगा ना कि भी ये पागल है। हाँ, नहीं तो मुमकिन तो हुआ ना। अभी तरीका तो थोड़ी पूछ रहा हूं, मुमकिन हो गया कि नहीं हो गया? एहसास नहीं हुआ ना,
जाती तो हुई, एहसास नहीं हुआ। तो बात यह है कि हमने यही बनना है कि हमें बात गलत लगे, बुरी ना लगे। तो कैसे वो स्विच ऑफ करें? वही तो सीख रहे हैं ना। अब ये जो 2 दिन की वर्कशॉप से कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर आप चाहेंगे पूरी करने के लिए तो एक तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जब फरीद भाई बुलाएंगे दोबारा, जब बुलाएंगे तो गैप आ जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो ऑनलाइन करा सकते हैं। मैं मदीने में होता हूँ, हाँ, तो मैं मदीने से भी लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने कराची में शुरू करी थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो बाकी जो कंप्लीशन है वो मैंने फिर ऑनलाइन कराई थी। तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, अगर वो डाउनलोड करके और आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो हम आपकी आईडी बना देंगे। तो आप उसमें जिसको करना चाहे तो वो जो है उसमें ऐड हो जाए, हम उसको फिर करा देंगे इंशाल्लाह। अब ये बात तो नहीं होगी, लेकिन जाहिर बात है लोगों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं लोगों के चेहरे भी देख लेता हूँ, और जहाँ पे चेहरे नहीं हैं तो वो सिर्फ मैं फिर भी आइडिया लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई कनेक्ट हैं कि नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ऑनलाइन में क्या हो रहा था, यहाँ पे तो बैठी हुई है, वहाँ पे बैठी होती है SAMA, मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, वीडियो नहीं खोलती ना वो, क्योंकि घर में इजी है, कंफर्टेबल है, जैसे दिल चाहे बैठे। तो भाई अगर जिस तरह क्लास में यहाँ बैठ सकते हैं तो वहाँ पे भी उसी तरह बैठ जाएं, ताकि अगर कनेक्ट होंगे जितना कनेक्ट होंगे उतना ही फ़ायदामंद होता है, हमें पता होता है। जी, अमारत सीधी करने का तरीका बता के जाइएगा। क्या सीधी करने का? अमारत, टेढ़ी अमारत जो है पूरी इमारत गिरा के रीबिल्ड करनी पड़ेगी। नहीं, बात ये है कि अगर हर एरिया का अलग अलग इमारतें हैं ना, अब जैसे उसकी बात हो रही थी, सिस्टम चेंज कर दें आप, इमारत सीधी हो जाएगी। जी, दोबारा इंशाल्लाह सेवइयाँ खा के हाँ, सेवइयाँ खा के, मतलब ये कि आपका कब है, अप्रैल में आ सकते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस देना, क्योंकि ये एहसास हमारा मतलब करना पड़ेगा ना स्विच ऑफ, ताकि ये इतना। हाँ, मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 2 घंटे जो है हमने कुछ और बात कर ली, ठीक है। इसमें मेरी अपनी गलती है, आप लोगों की नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा है, इस पे आप सुनना चाहते हैं तो मैंने सुना दिया, लेकिन टॉपिक से हट के था ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब जो बाकी टाइम बचा है हम उसी टॉपिक में कर लेंगे, ताकि उसमें आपको थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। मैं बताऊंगा, हाँ, थोड़ा बताऊंगा कुछ चीज़ें जो कल हमने बात की थी और आज बात की थी, उसका सलूशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन टोटल सलूशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चलते हुए सलूशन चलते हुए इंशाल्लाह बड़ा सलूशन जो एंड है ना पूरा, वो पूरी वर्कशॉप के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन पूरा पैकेज है, ठीक है। तो और पैकेज के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। आप अगर एक नमक ना डालें, छोटी सी चीज़ है, मामूली चीज़ है, और बैठे रहें अपनी मियाँ के सामने तारीफ़ करेंगे, क्या सुनने को मिलेगा? आज तक तुम्हें खाना पकाना नहीं आया क्या ये? तो इतनी सी चीज़ हो पैकेज में शामिल अगर हो, और अगर हम उसको मिस कर दें तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो इस्लाम पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। उस पूरे पैकेज को लेना, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, पूरे के पूरे। और पहले कहाँ से दाखिल हो जाओ? हम अमल पे लगे हुए, अमल पे। मसला पहला यहाँ का है, पहले सोच का है। सबसे पहले सोचों को मुसलमान करना पड़ेगा, बिल्कुल मुती ताबेदार पर मामला करना पड़ेगा। अमल में कमी कोताही हो रही है, इतना बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला सोचों का है। इंशाल्लाह वो समझेंगे। और तो भाई ब्रेक भी हो गई यार, पता ही नहीं चला। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपको पता नहीं चला, वरना मुश्किल हो जाती। चलें ठीक है, फिर अब हम इंशाल्लाह 2 बजे करेंगे, क्योंकि कल भी 45 में हमने जो है ना वो फारिग हो गए थे, तो 2 बजे इंशाल्लाह वापस आते हैं। Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.